हेलो फ्रेंड्स, अरविंद स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग तुर्कों के आक्रमण से पूर्व भारतीय राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग नोट्स को देख लेते हैं कि नोट किस हिसाब से डिजाइन किया गया है। और ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे PDF फॉर्म में, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने अरब आक्रमण के बारे में पढ़ा था, जिसको हमने डिटेल से कवर किया है, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो तुर्कों के आक्रमण से पूर्व भारतीय राजवंश, इस क्लास के अंतर्गत हम लोग तुर्क आक्रमण से पूर्व भारतीय राजवंशों का संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे, यानी एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान दोनों राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसका सामना करने के लिए कालांतर में अनेक शक्तियों का उदय हुआ। यानी जो अरब आक्रमणकारी थे, इनसे सामना करने के लिए कई शक्तियां उभर कर आई सामने, जिसको हम इस वीडियो में देखेंगे। जो भारत में लगभग 300 वर्षों तक तुर्कों के आक्रमण से पूर्व तक, यानी तुर्कों के आक्रमण से पहले और अरब आक्रमणकारियों के बाद में, जैसा कि देख सकते हैं कि अरब आक्रमणकारी जो थे इनसे बाद में, और तुर्क आक्रमण से पहले, यानी तुर्कों का आक्रमण हुआ उससे पहले, ये 300 वर्षों तक भारत में शासन किया इन्होंने। इन राजवंशों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे कि 300 वर्षों तक किन किन राजवंशों ने भारत पर शासन किया। तो सबसे पहले हिंदू शाही राजवंश के बारे में देखते हैं। जो हिंदू शाही राज्य था, या उत्तर भारत का एक विशाल राज्य था, यानी इसे कह सकते हैं या उत्तर भारत का जो विशाल राज्य था, जो कश्मीर से मुल्तान तक फैला हुआ था। यानी यह राज्य जो था, हिंदू शाही राज्य, या कश्मीर से मुल्तान तक फैला हुआ था, जिसकी सीमाएं चेनाब नदी से हिंदकुश पर्वतमाला तक विस्तृत थी। यानी जो हिंदू शाही राज्य था, इसकी जो सीमाएं थी वो चेनाब नदी से लेकर हिंदकुश पर्वतमाला विस्तृत थी। अरब के शासक इस राज्य को लगभग 200 वर्षों के अथक प्रयासों के बाद भी विजित नहीं कर पाए। यानी जो अरब के आक्रमणकारी थे, वो इस राज्य को जीतने के लिए कम से कम 200 वर्षों तक अथक प्रयास किए, फिर भी इस राज्य को वो जीत नहीं सके। अंत में अफगानिस्तान और काबुल को उन्हें छोड़ना ही पड़ा। इस वंश का जो शासक हुआ है जयपाल, उसके बारे में देखते हैं। तो यह 10वीं शताब्दी के अंत में शासक बना था। अपनी वीरता और योग्यता के लिए यह प्रसिद्ध है, यानी अपनी वीरता और योग्यता के लिए यह जाना जाता था। जयपाल अरबों से नहीं हारा, बल्कि तुर्कों का सामना करने में यह असफल रहा। यानी अरबों से तो विजित रहा, लेकिन तुर्कों के सामने यह हार गया। इसके बाद देखते हैं जेजाक भुक्ति का चंदेल वंश, यानी जेजाक भुक्त का चंदेल वंश। यह 9वीं सदी के प्रारंभ में बुंदेलखंड क्षेत्र में इसका उदय हुआ। इस वंश के जो शासक थे वो गौड़ जनजाति के थे, यानी उन्हें कह सकते हैं वो गौड़ जनजातीय थे। इस वंश का जो प्रमुख शासक था वो नन्नुक था। नन्नुक जो था इस वंश का प्रमुख शासक हुआ है। नन्नुक के पुत्र, यानी नन्नुक का जो पोता था, यानी पौत्र, जिसे लड़के का लड़का, जयसिंह और जेजा के नाम पर इस राज्य का नाम जेजाक भुक्त पड़ा था। यानी इस राज्य का जेजाक भुक्त नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो कह सकते हैं कि नन्नुक के पौत्र जयसिंह और जेजा के नाम पर इस राज्य का नाम क्या पड़ा, जेजाक भुक्त नाम पड़ा। पृथ्वीराज चौहान ने 1182 ईस्वी में परमरदेव को पराजित किया। इसी के साथ इनकी शक्ति का पतन हो गया। इसके बाद हम देखेंगे बादामी या वातापी के चालुक्यों के बारे में। 6वीं शताब्दी के मध्य से 8वीं शताब्दी के मध्य तक दक्षिणापथ पर इनका उदय हुआ। इस वंश का उदय कहाँ पे हुआ, दक्षिणापथ पर। 6वीं शताब्दी के मध्य से 8वीं शताब्दी के मध्य तक इस वंश का उत्कर्ष स्थल बादामी या वातापी होने के कारण इस वंश को क्या कहा गया है,
बादामी या वातापी का चालुक्य वंश कहा गया है। यानी यह जो वंश था इसका उत्कर्ष स्थल था बादामी या वातापी जिसे कहते हैं। इसी के नाम पर इस वंश का नाम बादामी या वातापी का चालुक्य वंश पड़ा। पुलकेशिन द्वितीय के अहलोल अभिलेख से चालुक्यों के बारे में प्रमाणिक जानकारी मिलती है। यानी इस वंश के बारे में जानकारी पुलकेशिन द्वितीय के अहलोल अभिलेख से प्राप्त होती है। बादामी या वातापी के चालुक्यों का जो संस्थापक था वो पुलकेशिन प्रथम था। यानी इस वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में देखते हैं तो पुलकेशिन द्वितीय का जो शासनकाल रहा है वो 609 ईस्वी से 642 ईस्वी के मध्य तक इसका शासनकाल रहा है। यह इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुआ है। जो पुलकेशिन द्वितीय था इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुआ है। इसने नर्मदा नदी के तट पर हर्ष के साथ में युद्ध किया जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। इसकी जानकारी पुलकेशिन द्वितीय के अहलोल अभिलेख से प्राप्त होती है। इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ है वो कीर्तिवर्मन द्वितीय हुआ है, जिसने राष्ट्रकूटों के साथ में युद्ध किया और राष्ट्रकूटों से वह पराजित हुआ। उसके बाद में महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट वंश की नींव पड़ी। देखेंगे हम गुजरात का चालुक्य अथवा सोलंकी वंश। गुजरात का जो क्षेत्र था अल्हिलवाड़, यहाँ पे इस क्षेत्र का उदय हुआ, जिसका संस्थापक मूलराज प्रथम को माना जाता है। इस वंश का संस्थापक किसे माना गया है? मूलराज प्रथम को। इसकी स्थापना 10वीं सदी के अंत में हुई। इसके बाद में देखते हैं भीम प्रथम के बारे में। इस वंश का महान शासक हुआ है यह, जिसका शासनकाल 1022 से 1064 ईस्वी तक रहा है। इसी के शासनकाल में गुजरात पर महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ। यानी भीम प्रथम के शासनकाल में गुजरात पे किसका आक्रमण हुआ? महमूद गजनवी का, जो 1025 से 1026 के मध्य में हुआ, जिसमें महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ग्यारह सौ ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण किया। यानी इसी के शासनकाल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1187 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया, जिसमें अल्हिलवाड़ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अधिकार कर लिया। इसके बाद हम देखेंगे कल्याणी के चालुक्यों के बारे में। तो कल्याणी के जो चालुक्य थे जिसका संस्थापक तैलप द्वितीय को माना जाता है। यानी कल्याणी के जो चालुक्य थे जिसका संस्थापक तैलप द्वितीय था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक सोमेश्वर प्रथम हुआ है, जो 1043 ईस्वी में शासक बना, जिसकी राजधानी मान्यखेत थी, जो बाद में कल्याणी स्थानांतरित हुई। यानी इसने अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी स्थानांतरण किया। सोमेश्वर प्रथम ने कोप्पम तथा कुंडल संगमम के युद्ध में चोलों से बुरी तरह से पराजित हुआ और सोमेश्वर प्रथम ने चोलों से निरंतर पराजय के कारण नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। जो सोमेश्वर प्रथम था यह चोलों से लगातार हारता रहा और उसी के शर्म अनुसार नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद देखते हैं सोमेश्वर द्वितीय के बारे में, जो सोमेश्वर प्रथम का पुत्र था। इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद में विक्रमादित्य जो छठ था वह शासक बना। यानी सोमेश्वर द्वितीय के बाद में विक्रमादित्य छठ था वो शासक बना, जो सिंहासन पर बैठा, जिसका शासनकाल 1076 से 1126 ईस्वी तक रहा है। विक्रमादेव चरित के रचयिता बिल्हण तथा मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर
यहाँ निवास करते थे इसके राज दरबार में। और विक्रमादित्य छठ के जो राजकवि थे वो बिल्हण थे, बिल्हण इसके राजकवि थे। इस वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ हुआ है, जिसका शासनकाल 1181 से 1189 ईस्वी तक रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के जीके वीडियो आप तक पहुँचते रहें। और कल के वीडियो में हम लोग राष्ट्रकूट वंश, वाकाटक वंश, पल्लव वंश और चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे।